Welcome to the video. Today we are going to discuss about the crop production and its management only in the one shot. अब हमें पता है कि लास्ट फ्यू ईयर से जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग रही है, तो हर किसी को एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। हमें फूड से ही एनर्जी मिलती है और हमें फूड कहाँ से मिलता है, तो वो क्रॉप से मिलता है। तो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द एनर्जी एंड फॉर द फूड एज वेल फॉर द ऑल द सिटीजन्स देयर मस्ट बी ए पर्टिकुलर कंसेप्ट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। अब एक बार अगर हम बात कर लेते हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर है, वो क्या होता है, तो हमें पता है जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। यही नहीं, जो एग्रीकल्चर है वो हमारी कंट्री की जीडीपी को भी ग्रो करने में हेल्प करता है, जैसा कि ये यहाँ पर हमने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है। अगर बात करें तो ये क्या है, ये एक हेल्दी बायोस्फीयर भी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर ये सारी हमने क्या मेंशन कर रखे, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो ये क्या है, ये प्रोवाइडर है किसका, एनर्जी, फ्यूल, वुड एंड मेडिकल प्लांट्स का। क्योंकि हमें बहुत सारी मेडिसिन, वुड, फ्यूल वगैरह, एनर्जी फ्यूल्स वगैरह हमें कहां से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे हमें फाइबर्स है, फाइबर्स भी कहां से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सभी को लिस्ट आउट किया हुआ है कि जिस चीज के लिए हम मेनली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं मेनली, तो वो क्या होती है, क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप होती है प्लांट्स जिसको हम अपने फील्ड के अंदर क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, फिर फूड मिलता है। किस चीज के लिए, एनर्जी रिकवरी के लिए। अब अगर बात कर लेते हैं हम, क्या जो क्रॉप्स होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। मेनली अगर हम दो सीजन्स की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं रेनी सीजन एंड द अनदर वन इज विंटर सीजन। मेनली जो क्रॉप्स हमारी फील्ड के अंदर जो ग्रो करवाई जाती हैं वो दो सीजन्स में ही अकर होती है मेनली, दैट इज द रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो हमारे पास दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड द रबी क्रॉप्स। एज इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, खरीफ क्रॉप्स एंड द रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ग्रो की जाती है कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। तो जिन क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं वो क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। एंड अनदर वन इज रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स किस में ग्रो करवाई जाती हैं, विंटर सीजन के अंदर ग्रो करवाई जाती है। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात कर लें तो वो क्या होते हैं हमारे पास, जो पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ऑल दैट। अगर हम बात कर लेते हैं रबी की, तो वो क्या होते हैं, व्हीट, ग्राम एंड ऑल दैट। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, जो हमें ये पता जो रेनी सीजन है वो कौन से मंथ से कौन से मंथ में होता है, तो इट occurs mainly June to September. And if we talk about the winter season, then it is generally from October to March. Yeah. अब हम एक तरीका और याद रख सकते हैं, किस चीज को याद रखने के लिए, रबी क्रॉप को, खरीफ क्रॉप को, कि कौन से सीजन में ग्रो करवाई जाती। अब हमारे पास दो हैं, खरीफ एंड अनदर वन इज रबी। अब सीजन भी हमारे पास दो ही हैं, एक क्या हमारे पास, रेनी एंड अनदर वन इज विंटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मैच करवाएंगे। ऐसा नहीं है, अब यहां से ये क्लियरली विजिबल है आर और आर, तो ये आपस में मैच नहीं करेंगे, इनको हम क्या करवाएंगे, क्रॉस मैच करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो खरीफ क्रॉप्स है वो कब ग्रो करवाई जाती है, वो करवाई जाती है विंटर्स में। अगर बात करें हम किसकी, रबी क्रॉप्स की, तो वो कब ग्रो करवाई जाती है, वो ग्रो करवाई जाती है रेनी सीजन में। तो ये बात हम यहां से याद रख सकते हैं कि जो खरीफ क्रॉप्स है वो कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, और जो रबी क्रॉप्स है वो कौन से सीजन में, रेनी सीजन में ग्रो करवाई जाती है। तो हम आशा करते हैं ये चीज हमें क्लियर हो गई है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो जो क्रॉप्स को ऑल ओवर ग्रो करवाने से लेकर उनसे फूड की प्राप्ति तक हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, तो वो सभी हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से डिस्क्राइब किए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया जाता है, जो हमारे जो फील्ड, जो फार्म्स होते हैं, उनको हम उसके अंदर क्या करते हैं, सॉइल को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर किया जाता है।
उसके बाद क्या किया जाता है, सीड्स को ग्रो करवाया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की प्रोवाइडिंग करवाई जाती है, फिर इरिगेशन, फिर उसके बाद वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। डोंट माइंड, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड वन बाय वन इन डिटेल। ओके, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमें पता है मेनली एज ए फ्लो क्या होता है, जो सॉइल है वो एज ए फ्लोर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम जैसे वाटर वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे या जो भी एयर है या जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसके अंदर है, उन तक एयर प्रॉपर्ली रीच नहीं कर पाती। तो इसलिए सॉइल को प्रिपेयर करना सबसे फर्स्ट स्टेप है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सॉइल प्रिपरेशन इज लूजनिंग ऑफ द सॉइल। तो लूजनिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है, मींस टू से उसको बारीक किया जाता है। वो हम किस किस की हेल्प से कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गई, हैरो, हैरो का यूज किया जा सकता है, कल्टीवेटर का यूज करते हैं, और ऐसे ही आज के दिन तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसको हम एग्रीकल्चर के अंदर लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो चुके थे उनको ग्रो करवाने में भी हेल्प करती है लूजनिंग ऑफ सॉइल। यही बात जो हमने बताई थी कि वहां तक क्या हो जाती है, पर्टिकुलर एनरिचमेंट हो जाती है एयर की। ओके, जो सोइल प्रिपरेशन है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लोइंग क्या होती है, तो प्लोइंग के लिए एंशिएंट टाइम्स में हम क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे प्लो। प्लो का हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हल बोलते हैं, जिसको पहले बुल्स की हेल्प से यूज किया जाता था, किस चीज के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर हम ट्रैक्टर्स की हेल्प से क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं किसी के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए। अब उसके बाद वापस आ जाते हैं जिस पॉइंट पर हम थे, लेवल। जब हमने प्रिपेयर कर लिया सोइल को, तो उसके बाद हमें पूरी की पूरी फील्ड को एक सेम लेवल पे लाके छोड़ना पड़ता है। वो किस लिए, अगर बात करें हम, जैसे अगर हमें वाटर ही इरिगेट करना है अपने फील्ड को, अगर वो एक सेम लेवल में नहीं होगी तो उस टाइम पर एक पर्टिकुलर कॉर्नर में अगर क्या है, जो सोइल का लेवल है वो वेरी डाउन है और दूसरे पे क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाले पर जो पानी की रीचेबिलिटी है वो नहीं होगी, जबकि जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो किस तरफ रहेगा, जिस तरफ जो लेवल है वो क्या है, डाउन है। तो इसलिए लेवलिंग भी जरूरी है। उसके बाद अगर बात करें मैन्योरिंग की, जैसे अगर हम अपने से अंदाजा लगाएं कि अगर हमें फूड नहीं मिलेगा, हमें अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे, हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। ऐसे ही जो मैन्योरिंग है, मैन्योरिंग क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर होता है किस चीज के लिए, क्रॉप्स के लिए। तो ये बातें ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, सोइंग। सोइंग ऑफ सीड का मतलब क्या है, जब हम फील्ड्स के अंदर क्या करते हैं, सीड को बीजते हैं। बीजते का मतलब क्या है, जब हम उसको फील्ड के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं कि उससे हम क्या प्राप्त कर सके, क्रॉप्स को प्राप्त कर सके। तो अब जो सोइंग ऑफ सीड है, तो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग दिस सीड। मतलब हम खेत के अंदर क्या करते हैं, बीज को बीजोते हैं, जिसके इन सोइंग जनरली द सोइल इज प्लेस्ड ओवर दिस सीड। जो मिट्टी है, मिट्टी को हम सीड के ऊपर डाल देते हैं। एक तरह से बताएं तो सीड को मिट्टी से दबा दिया जाता है, और मिट्टी के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। एंड सोइंग कैन बी हैंड सोइंग, जो बीज को बीजना वो हाथ की सहायता से भी किया जा सकता है, या हम क्या कर सकते हैं, हम एक जगह पर पौध बनाई हुई है उनको हम दूसरी जगह पर प्लांट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ये बात हमारी है सोइंग की। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं हम यहां से प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अभी जस्ट हमने क्या किया है, सोइंग को भी डिस्कस कर लिया है। जब हमने अपने फील्ड के अंदर क्या कर दिया है, सो कर दिया है सीड को, और उससे
हमें स्मॉल प्लांट भी ऑब्टेन हो गया है। अब उसको हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो उसका हमें छोटे बच्चे की तरह से ध्यान भी रखना पड़ता है। तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की जो फुलफिलमेंट होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड दी मैन्योर। अब हमें यहाँ ये बात समझने की है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं। प्रोवाइड तो ये दोनों ही चीजें क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं क्रॉप प्लांट को। लेकिन अगर हम बात करें जो मैन्योर्स है, मैन्योर्स किससे बनते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसको डिकम्पोज करके कंपोस्ट करके क्या बना जाता है, मैन्योर को बनाया जाता है। ये क्या होता है, ये हमारे पास ये ऑर्गेनिक साल्ट होता है, जैसा कि यहां पर मेंशन भी किया गया है कि ये क्या है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ह्यूमन वेस्ट एंड द प्लांट वेस्ट। अगर हम बात करें किसकी, फर्टिलाइजर्स की, जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अगर हम बात कर लें मैन्योर, तो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। जो मैन्योर है उसको फील्ड्स के अंदर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है उसको हम सिर्फ और सिर्फ कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में ही फॉर्म करते हैं। जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर जमीन को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, ह्यूमस टू दी सॉइल प्रोवाइड नहीं करता। जबकि अगर बात करें मैन्योर, मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। ऐसे अगर बात कर लेते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स है ये वेरी रिच होते हैं किसमें, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड दी पोटासियम। अगर बात करें ये, तो ये क्या होते हैं, ये वेरी लेस क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं एज कंपेयर टू दी फर्टिलाइजर्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है इरिगेशन। हमने अपने क्रॉप प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवा दिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की हेल्प से। उसके बाद आता है इरिगेशन। जो क्रॉप प्लांट है उसको सर्वाइव करने के लिए, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिएगा, वाटर की प्रेजेंस भी होनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो इरिगेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू द प्लांट्स एंड नीड इंटरवल्स। तो क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद टाइम टू टाइम हमें इरिगेट करना पड़ता है फील्ड्स को, ताकि उचित टाइम पर सभी प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को क्या मिल सके, पानी मिल सके। अब अगर हम बात करें जो इरिगेशन है, इरिगेशन 3 टाइप्स की होती है, क्योंकि प्लेस टू प्लेस जो नेचर है सोयल का, या जो प्रेजेंस है टीडीएस लेवल ऑफ वाटर की, या जो डिफरेंट क्रॉप्स के अकॉर्डिंग जो उनकी जो नीड्स होती है वाटर की, वो क्या करती है, वेरी करती है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3 क्लासिफिकेशन करी गई है। सरफेस इरिगेशन, उसके बाद है स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, क्या जब हम क्या करते हैं, जनरली एक कैनाल के माध्यम से क्या प्रोवाइड करते हैं, पानी प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से, उसको हम बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। अगर हम शावर सिस्टम का यूज करते हैं, मींस टू से जहां पानी की कमी है तो वहां पर हम शावर सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं, जो क्या करता है, एक तरह से फुहार शावर की फॉर्म में पानी को पहुंचाने का काम करता है डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स को। ऐसे अगर बात करें ड्रिप सिस्टम की, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो वाटर है, वाटर इज सप्लाइड टू द ग्राउंड एट द प्लांट्स इन अ स्मॉल अमाउंट, वाटर अप्लाइड एट close to the rate that the soil will absorb and the plant will use it। तो इतना वेरी लिमिटेड अमाउंट में वाटर की सप्लाई की जाती है कि वो क्या किया जा सके, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके और वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद आ जाता है वीड। जब हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। अगर हम बात करें वीड्स क्या होते हैं, तो जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं ऑन इट्स ओन इन द फील्ड। एज इट इज ऑलरेडी मेंशन, द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड द वीड्स। तो उन वीड्स को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो जो हमारे प्लांट्स के लिए हमने जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए थे या जो वाटर की सप्लाई प्रोवाइड की थी, उनको कौन यूज करेगा, वो अनवांटेड प्लांट्स यूज करेंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स की जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए उनको रिमूव करना जरूरी है। तो जिनको भी जब हम रिमूव करते हैं इन वीड्स को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। इसके लिए हम मार्केट से बहुत सारे क्या यूज करते हैं, केमिकल्स का, स्प्रे का यूज करते हैं,
जो क्या करते हैं, उन वीडीसाइड्स को, वीड्स को किल करने का काम करते हैं। जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है प्रॉपर प्रैक्टिसेस के बाद, तो उसके बाद फसल को काटने का टाइम आ जाता है। तो जब फसल को काटना होता है वो क्या होता है, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या, हम क्या बोल सकते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स की जाती है। और उसको देखो, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ए रिप क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स। तो जो फसल जो पक कर तैयार हो गई है, जो रिप क्रॉप है, जो फसल पक कर तैयार हो गई है, उसको फील्ड से कलेक्ट करना, वो क्या होती है, हार्वेस्टिंग। और वो कैसे कर सकते हैं हम, वो मैन्युअली भी किया जा सकता है या मशीन्स की हेल्प से भी किया जा सकता है, एज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर। उसके बाद जब हमने फसल को कलेक्ट कर लिया है फील्ड से पकने के बाद, तो उसके बाद हमें उस पके हुए सीड को, पके हुए क्रॉप को क्रॉप प्लांट से अलग करने का टाइम आता है। तो उस अलग करने के हम जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेन। तो ग्रेन के एडिबल पार्ट को प्लांट से अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है कंबाइंड हार्वेस्टर। जब हम एक सिंगल मशीन की हेल्प से दोनों ही प्रोसेस, कौन कौन से, जब एक सिंगल मशीन की हेल्प से हम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करते हैं, उस पर्टिकुलर गैजेट को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंबाइन। एज नाम में ही पता लग रहा है, कंबाइन मतलब दो पर्टिकुलर स्टेप्स को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया एक सिंगल स्टेप के अंदर। और उसके लिए हम एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कंबाइन। तो कंबाइन हार्वेस्टर गेट देयर नेम फ्रॉम द वे दे ऑटोमेटिकली कंबाइन टू द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सेपरेटिंग ग्रेन्स क्रॉप्स इनटू वन स्टेप। ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लैक ऑफ मैनुअल लेबर प्रेजेंट होती है। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। अब जब हमने अपनी फील्ड्स के अंदर से प्रॉपर क्रॉप में से एडिबल पार्ट को अलग कर लिया, तो अब उसके बाद टर्न आती है उसको प्रॉपर स्टोरेज की। अगर हम उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो जो फार्मर है, फार्मर की जो मेहनत की गई है पौधे को उगाने से लेकर और पौधे से एडिबल पार्ट को अलग करने तक, वो सारी व्यर्थ ना जाए, इसके लिए जो स्टोरेज है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। तो ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट है। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट एट लॉन्गर टाइम, तो दे शुड बी साइड फ्रॉम मॉइस्चर। तो उसको हमें मॉइस्चर से दूर रखने की आवश्यकता होती है। अगर मॉइस्चर का एक्शन उसके ऊपर होता रहेगा तो क्रॉप खराब हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा अपने इस पूरे चैप्टर के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल जिसके अंदर हमने क्या क्या किया, जिसके अंदर हमने लूजनिंग की, उसके बाद ट्रिमिंग की ऑफ दी सोयल, उसके बाद ये चीज हमने स्टडी। उसके बाद हमने क्या किया, सोइंग। सोइंग के अंदर हम ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करते हैं, किस चीज के लिए, सो करने के लिए किसी भी सीड को। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है फॉर द प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई। फिर इरिगेशन आती है, इरिगेशन के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं और मॉडर्न टेक्निक्स का भी हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं वीडीसाइड्स, एज इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। ऐसा हमें यहां से फिगर से भी पता लग रहा है कि हम वीडीसाइड्स का यूज करते हैं, किस लिए, टू रिमूव दी अनवांटेड पार्टिकल्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स। हम हार्वेस्टिंग को मैन्युअली भी कर सकते हैं या उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, एज इट इज मेंशन्ड हियर। स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स, ये हमने बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सारी की सारी जो मेहनत हमने यहां से लेके यहां तक की, इसको प्रॉपर्ली स्टोर किया जा सके और ये आगे हमें फर्दर यूज में आती रहे। ये चीज भी हमने मेंशन की थी, जो खरीफ क्रॉप्स हैं और रबी क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स कौन से सीजन में होती हैं, ये होती है विंटर सीजन में, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और जो खरीफ क्रॉप्स होती है ये कहां से, जून से लेकर सितंबर तक। अगर हम बात करें डिफरेंट एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की, तो उसमें
ये हमारे पास होता है लेवलर, ये भी लेवलर, ये भी लेवलर, ये हमारा होता है रोटावेटर, इसको भी रोटावेटर बोलते हैं। ये मॉडर्न टेक्निक्स का लेवलर है, ये हो गई हमारी कंबाइन। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और उसकी मैनेजमेंट के लिए। तो ये बाकी था हमारे चैप्टर के अंदर, और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।